नमस्कार दोस्तों, आशा करती हूँ आप बिल्कुल स्वस्थ होंगे और अपने सकारात्मक विचारों से अपने जीवन को नया आकार दे रहे होंगे। इसी बीच मैं एक बार फिर हाजिर हूँ आपके सामने एक नई वीडियो के साथ, जिसमें हम जानेंगे एक बहुत ही मैजिकल किताब के बारे में। लेखक कहते हैं कि अमीर बनना हमारा बुनियादी अधिकार है, क्योंकि आप इस दुनिया में एक अच्छा जीवन जीने, स्वस्थ, खुश और आजाद रहने के लिए आए हैं। इसीलिए आपको इतने पैसों का हक होना चाहिए जितने की आपको जरूरत है, और जो आपको एक सुखी और समृद्ध जीवन जीने के लिए आवश्यक होगी। जब आप अपने अवचेतन मन की शक्ति से दौलतमंद होने का आनंद ले सकते हैं, तो तंगी में क्यों रहा जाए। इस अध्याय में हम सीखेंगे कि हम पैसों से दोस्ती कैसे कर सकते हैं, और अगर एक बार आपने पैसों से दोस्ती कर ली तो आपके पास न केवल अपनी जरूरत पूरी करने का पैसा होगा, बल्कि उससे भी ज्यादा। पैसों के बारे में सोचने में कभी भी शर्मिंदगी महसूस ना करें, क्योंकि इस ब्रह्मांड के सभी लोग इसकी इच्छा रखते हैं। पैसों की सोच रखना ना सिर्फ अच्छा है, बल्कि बहुत ही अच्छा है। लेखक कहते हैं कि जिस प्रकार हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए रक्त की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार हमें आर्थिक रूप से स्वस्थ रखने के लिए धन की आवश्यकता पड़ती है। धन ही किसी राष्ट्र की आर्थिक सेहत का मापक होता है और किसी व्यक्ति के जीवन में सुंदरता, स्वतंत्रता और प्रचुरता का प्रतीक भी होता है। इतिहास गवाह है, प्रत्येक युग में किसी न किसी रूप में धन का प्रयोग होता रहा है, चाहे वो सोना हो, चांदी हो, मनके हो या कोई और चीज। पुराने समय में लोगों की दौलत उनके भेड़ों, गायों और बैलों से की जाती थी, लेकिन अब हम पैसों का प्रयोग करते हैं, क्योंकि इसका कारण स्पष्ट है। अब हम बिल चुकाने के लिए अपने साथ भेड़ों को लेकर नहीं जा सकते, बल्कि पैसे या चेक के रूप में भुगतान करते हैं। इसीलिए ये जानना आपके लिए जरूरी हो जाता है कि हम अमीर बनने की राह पर कैसे चलें, ताकि हमारी जरूरतें और शौक पूरे करने के पैसे आए। लेखक बताते हैं कि एक बार जब हम अपने अवचेतन मन की शक्तियां समझ लेते हैं, तो हमारे पास उसकी आध्यात्मिक, मानसिक और अमीर बनने के सभी रास्तों का नक्शा आ जाता है। जिसने भी अपने मस्तिष्क के नियमों को अच्छे से समझ लिया, उसे कभी किसी चीज की कमी नहीं हो सकती। फिर चाहे परिस्थिति कैसी भी रहे, स्टॉक मार्केट का कुछ भी हाल रहे या हड़ताल रहे, उसके पास हर स्थिति में धन रहेगा, क्योंकि एक बार उसने दौलत का विचार अपने अवचेतन मन तक पहुंचा दिया है, और नतीजतन अवचेतन मन उसे धन देता रहता है, चाहे वो जहां भी रहे। दोस्तों, अब लेखक हमें बताते हैं कि हमारे पास अधिक पैसे नहीं होने के क्या कारण हैं। शायद अभी आप सोच रहे होंगे कि मैं ज्यादा कमाई का हकदार हूँ, और ये बिल्कुल सही भी है, लेकिन ये उन्हें मिलती नहीं है। इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि वो अपने मन में या खुलकर इसकी निंदा करते हैं। या तो वो ज्यादा पैसों को गंदा कहते हैं, या ऐसा समझते हैं कि पैसा ही सभी बुराइयों की जड़ है। उनका यह भाव उनके अवचेतन मन में धन के प्रति गलत संदेश देता है, और उनका अवचेतन मन भी उनके इस संदेश पर काम करने लगता है और उनके जीवन में पैसों की कमी करता रहता है। दोस्तों, अब लेखक हमें सावधान करते हैं और बताते हैं कि हम इस दुनिया में एक संतुलित जीवन जीने आए हैं। इसीलिए केवल धन अर्जित करना ही हमारा लक्ष्य नहीं होना चाहिए, बल्कि एक संतुलित जीवन के लिए हमें प्रेम, स्वास्थ्य, सद्भाव और शांति की भी जरूरत है। यही कारण है कि केवल ढेर सारे पैसे इकट्ठे करने को ही हमें अपना लक्ष्य नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि हमारे जीवन की कई परिस्थितियां ऐसी होती हैं जहां हमें धन की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि वहां प्रेम, सद्भाव और मानसिक शांति की आवश्यकता होती है। इसीलिए हमें अपने अवचेतन मन की शक्ति का प्रयोग एक संतुलित जीवन के लिए करना चाहिए, जिसमें आप असीमित धन की मांग तो कर ही सकते हैं, लेकिन साथ ही आप मानसिक शांति और सद्भाव और स्वास्थ्य को भी प्राथमिकता दे सकते हैं। दोस्तों, लेखक कहते हैं कि गरीबी एक मानसिक रोग है,
क्योंकि ऐसी स्थिति में आपको ये समझना चाहिए कि आपके जीवन में धन का प्रवाह नहीं हो रहा है और आपके साथ कोई ना कोई गड़बड़ है। आप इस दुनिया में गरीबी का जीवन जीने नहीं आए हैं। इसीलिए आपको अपने अवचेतन मन का प्रयोग खुद को एक खुश और समृद्ध जीवन देने में करना चाहिए। हमें धन के बारे में सभी अजीबोगरीब विश्वास और अंधविश्वास अपने दिमाग से निकाल देने चाहिए। कभी धन को गंदा नहीं समझना चाहिए। यदि आप इसे बुरा सोचते हैं तो यह आपके जीवन से पंख लगाकर इस प्रकार उड़ जाएगा जिस प्रकार एक पंछी आसमान में उड़ जाता है। आप जिसकी आलोचना करते हैं आप उसे कभी नहीं पा सकते। यही अवचेतन मन का नियम है। हमें धन के प्रति अपना नजरिया ठीक रखना चाहिए और लेखक के अनुसार यह वाक्य दोहराना चाहिए कि मैं धन से प्रेम करता हूँ और मुझे यह पसंद है। मैं पूरी समझदारी से इसका अच्छा प्रयोग करता हूँ और मेरे जीवन में धन आ रहा है। मैं खुशी से इसे आजाद करता हूँ और ये कई गुना होकर मेरे पास वापस लौटता है। ये बहुत ही अच्छा है और मैं इसका प्रयोग भलाई के लिए करता हूँ। मैं मानसिक रूप से इसे स्वीकार करता हूँ और इसके प्रति कृतज्ञ हूँ। दोस्तों, अब लेखक हमें धन को आकर्षित करने के कुछ और तरीकों के बारे में बताते हैं जिसमें वे अपने जीवन के एक उदाहरण से हमें प्रेरित करते हैं। वो बताते हैं कि कई साल पहले वो ऑस्ट्रेलिया में एक युवक से मिले और उस युवक ने लेखक को बताया कि उसने डॉक्टर बनने का सपना देखा था। इसीलिए वो युवक विज्ञान की कक्षा में गया और उसका प्रदर्शन भी बहुत अच्छा था, लेकिन मेडिकल कॉलेज का खर्च उठाना उसके लिए संभव नहीं था क्योंकि उसके माता पिता अब इस दुनिया में नहीं थे और वो अपना गुजारा अपने मोहल्ले के अस्पतालों में डॉक्टरों के ऑफिस की सफाई करके किया करता था। लेखक ने उसे बताया कि जिस प्रकार एक बोया गया बीज अपनी तरफ हर उस चीज को आकर्षित करता है जो उसे उगने के लिए जरूरी होती है, ठीक उसी प्रकार हमें अपने अवचेतन मन में जिस चीज की जीवन में आवश्यकता हो का बीज बोना चाहिए। उस युवक ने लेखक की बातों को अपने जीवन में प्रयोग करने का सोचा और उसने अपने मन में एक मेडिकल डिप्लोमा सर्टिफिकेट की तस्वीर बनाई जिसमें उसका नाम बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था। उसे यह काल्पनिक तस्वीर बनाने में ज्यादा मुश्किलें नहीं आई क्योंकि वो जिन डॉक्टरों के ऑफिस में सफाई किया करता था उनकी दीवारों पर वैसे सर्टिफिकेट टंगे होते थे और वो युवक उन पर जमी धूल को साफ करके उन्हें चमकाता था। इसीलिए उसकी तस्वीर युवक को अच्छे से याद हो गई। लगभग 4 महीने तक हर रात वो युवक सर्टिफिकेट वाली तस्वीर की तकनीक आजमाता रहा। एक दिन जिस डॉक्टर के ऑफिस में वो सफाई करता था उसने उस युवक से पूछा कि क्या वो उसका असिस्टेंट बनेगा। डॉक्टर ने उसे ट्रेनिंग में भेजने का पूरा खर्च उठाया जहां उसने सभी मेडिकल योग्यताएं सीखी और इसके बाद वो युवक डॉक्टर का असिस्टेंट बन गया। इस युवक की प्रतिभा से डॉक्टर इतना प्रभावित हुआ कि उसने बाद में उसे मेडिकल कॉलेज भेजा और अभी वही युवक कनाडा में एक सीनियर डॉक्टर है। दोस्तों, इस उदाहरण में हम देख सकते हैं कि उस युवक ने काल्पनिक तस्वीर की तकनीक द्वारा किस प्रकार अपने अवचेतन मन की शक्ति का प्रयोग अपने सपने को पूरा करने में किया। यह आकर्षण का नियम था, यानी उसने अपने सपने को अट्रैक्ट किया। उसे अपने अवचेतन मन की शक्ति पर पूरा विश्वास था जो उसके सपने को हकीकत में बदलने के लिए जरूरी था। दोस्तों, आप भी इस शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं बशर्ते कि आपको आपके अवचेतन मन पर पूरा विश्वास हो। आगे लेखक एक स्थिति की बात करते हैं जब लोग मेहनती तो होते हैं, काम तो करते हैं, पर उनकी तनख्वाह नहीं बढ़ती। लेखक इसका भी कारण देते हैं। वो कहते हैं कि अपने बॉस के प्रति मानसिक विरोध रखकर आप अपने अवचेतन मन में उस कंपनी के बंधन तोड़ रहे हैं। जब आप अपनी कंपनी और बॉस की भर भर के आलोचना करते हैं तो बाहरी दुनिया में इसका प्रभाव होता है। एक दिन आपको आपका बॉस ये कहने को मजबूर होगा कि हमें आपकी जरूरत नहीं है, जबकि सच तो यह है कि आपने अपनी नकारात्मक सोच से ही स्वयं को निकलवाया है और यह परिस्थिति आपके अवचेतन मन पर छोड़े गए छाप का नतीजा है। दोस्तों,
अपने अवचेतन मन की शक्ति का प्रयोग आप शेयर मार्केट में भी कर सकते हैं। कैसे? आइए समझते हैं। जब भी आप अपने शेयरों और बोनस के बारे में चिंतित महसूस करें तो धीरे से अपने मन में यह दावा करें कि मेरी बुद्धि मेरे सभी वित्तीय मामलों को कंट्रोल करती है और उसकी निगरानी करती है। मुझे पूरा विश्वास है कि मैं जो भी करूंगा वो मेरे लिए समृद्ध होगा। अगर आप इन बातों का दोहराव बार बार पूरी आस्था और विश्वास से करेंगे तो आप पाएंगे कि आपका अवचेतन मन आपका मार्गदर्शन समझदारी भरे निवेश की ओर करेगा। इतना ही नहीं, आपको कभी भी नुकसान नहीं होगा क्योंकि आपका अवचेतन मन अब आपके साथ होगा, जो आपको जोखिम भरे शेयरों को बेचने से पहले सचेत कर देगा। पुस्तक में आगे लेखक कहते हैं कि बिना दिए हमें कुछ नहीं मिल सकता। आइए देखते हैं कि इसमें लेखक हमें क्या समझाते हैं। बड़े स्टोर्स पर आपने सिक्योरिटी देखी होगी जो वहां सामान चुराने वाले चोरों को रोक सके। हर दिन ये सिक्योरिटी कुछ लोगों को पकड़ती है जो चोरी करते हुए पकड़े जाते हैं। लेखक कहते हैं कि इस तरह चोरी करने वाले लोग कमी और सीमा के माहौल में रहते हैं। ये दूसरों की चीजें चुराने के चक्कर में अपनी शांति, ईमानदारी और विश्वास को भी चुरा लेते हैं। इसका हमारे अवचेतन मन पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है और उस तक गलत संदेश पहुंचता है। नतीजतन ऐसे लोगों के जीवन में मानसिक अशांति और नुकसान आता है। अगर ऐसे लोग मानसिक रूप से अपने अवचेतन मन की शक्तियों का आह्वान करें तो उनके जीवन में भी सफलता और समृद्धि 100% आएगी और वो खुद को और समाज को लाभ पहुंचा पाएंगे। दोस्तों, ये अध्याय समाप्त करने से पहले लेखक हमें एक वाक्य बताते हैं जिसका दोहराव यदि हम सोने से पहले करते हैं तथा इस वाक्य पर पूरा विश्वास रखकर इसे अपने अवचेतन मन तक पहुंचाते हैं तो इसका चमत्कार आपको अवश्य दिखाई देगा। ये वाक्य है कि मैं अमीर, खुश और सफल हूं और ये मेरा अधिकार है। मैं अपने अवचेतन मन की असीमित समृद्धि पर पूरी आस्था रखता हूं। धन मेरी ओर पूरी स्वतंत्रता से, प्रचुरता से और अनंत रूप में प्रवाहित हो रहा है। मैं हमेशा अपने अवचेतन मन के साथ हूं। मैं अपनी प्रतिभा को स्वतंत्रता से देखता हूं और मुझे मेरे अवचेतन मन द्वारा वित्तीय वरदान मिलते हैं। यह अद्भुत है और मैं कृतज्ञ हूं। इसी वाक्य के साथ 10वें अध्याय की समाप्ति होती है, जिसमें हमने जाना कि किस प्रकार हम धन को आकर्षित कर सकते हैं। अवचेतन मन के असीमित धन के भंडार से दौलतमंद बन सकते हैं। जरूरत है तो केवल उसमें आस्था रखते हुए अपना संदेश उस तक पहुंचाने की। आइए दोस्तों, देखते हैं पाठ 11 जिसका नाम है आपका अवचेतन मन सफलता में साझेदार है के माध्यम से लेखक हमारे अवचेतन मन के किस राज को खोलते हैं। दोस्तों, जब भी हम अपने जीवन में सुख, समृद्धि और शांति चाहते हैं तो हम एक शब्द में इसे सक्सेस या सफलता कहते हैं। लेकिन जोसेफ मर्फी हमें सफलता के 3 पायदानों के बारे में बताते हैं। आइए जानते हैं कि वो 3 पायदान कौन से हैं जिन पर चलकर हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इसका पहला पायदान है कि हम अपने जीवन में उस काम का पता लगाएं जिसे हम करना चाहते हैं और जिससे हमें प्यार है, क्योंकि जब तक आप अपने काम से प्यार नहीं करते तब तक आप उसमें खुद को सफल नहीं मानते, भले ही पूरी दुनिया आपको सफल कहती हो। दोस्तों, इस समय आप कह सकते हैं कि मैं तो अपने उस काम का पता लगाने में असमर्थ हूँ जिससे मुझे प्रेम है, और यह स्वाभाविक भी है। ऐसी स्थिति में लेखक हमें एक प्रार्थना बताते हैं जिसका दोहराव कर हम यह जान सकते हैं कि हमें कौन सा काम पसंद है जो हमें सफलता की ऊंचाइयों तक ले जाएगा। ये प्रार्थना है कि मैं अपने अवचेतन मन की असीमित बुद्धिमत्ता पर पूरा विश्वास करता हूँ और ये आस्था रखता हूँ कि ये मेरे जीवन में मेरी सच्ची जगह प्रकट कर रही है। इस प्रार्थना को सकारात्मक तरीके से यदि अवचेतन मन के सामने दोहराया जाए तो निस्संदेह है कि एक दिन आप जरूर सफलता की ऊंचाइयों को छू रहे होंगे। सफलता का दूसरा पायदान
लेखक हमें बताते हैं कि इसमें किसी विशिष्ट क्षेत्र में विशेषज्ञता या स्पेशलिटी हासिल करना है और उसमें उत्कृष्ट प्रदर्शन करना है। मान लीजिए कोई विद्यार्थी साइंस विषय को चुनकर केमिस्ट्री के क्षेत्र में विशेषज्ञता प्राप्त करना चाहता है, तो उसे अपना पूरा ध्यान उसी क्षेत्र पर केंद्रित करना चाहिए ताकि वो उसकी पहचान बन जाए। इसके लिए उसे इस विषय में दिलचस्पी लेनी चाहिए और उसके मन में दुनिया की सेवा करने की भावना होनी चाहिए। सफलता का तीसरा पायदान अंतिम है। ये सबसे महत्वपूर्ण है, जिसमें आपको ये सुनिश्चित करना चाहिए कि आप जो करना चाहते हैं वो केवल आपको ही लाभान्वित ना करे, बल्कि इससे दूसरों का भी भला हो। इसका उद्देश्य दुनिया की सेवा करना और उन्हें लाभ पहुंचाना होना चाहिए। दोस्तों, यदि कोई व्यक्ति सफलता के इन तीनों पायदानों पर चलता है तो वो अवश्य सफलता के शिखर पर पहुंचता है। पुस्तक में आगे लेखक सच्ची सफलता को मापने के पैमाने पर बात करते हैं। लेखक बताते हैं कि जब कोई व्यक्ति कुछ समय के लिए सफल नजर आता है, लेकिन उसका कमाया हुआ धन चोरी और धोखे से हासिल किया गया है, तो वह धन पंख लगाकर उड़ जाता है। इसके अतिरिक्त जब हम किसी दूसरे को लूटते हैं तो हम खुद को धोखा देते हैं और लूटते हैं। हम जैसा महसूस करते हैं वही होता है। हम जिस चीज में विश्वास करते हैं वही होता है। सफल व्यक्ति केवल अपने काम से प्यार करता है और खुद को पूरी तरह एक्सप्रेस करता है। एक सक्सेसफुल व्यक्ति केवल दौलत इकट्ठा करना ही अपना उद्देश्य नहीं बनाता, बल्कि वो तो इससे ऊंचे आदर्शों पर काम करता है। सफलता के 3 पायदानों पर चलते समय आपको अपने अवचेतन मन की शक्तियों को कभी नहीं भूलना चाहिए। यही शक्ति आपकी सफलता सुनिश्चित करती है। यदि आपने अपने अवचेतन मन के नियम सीख लिए और खुद को पूरी तरह अभिव्यक्त करने लगे, जिससे आपकी प्रतिभा से दूसरों को भी लाभ पहुंच रहा हो, तो आप समझ जाइए कि आप सच्ची सफलता के ऐसे मार्ग पर हैं जहां ईश्वर आपके साथ है। ऐसे में कौन आपके खिलाफ खड़ा हो सकता है? आकाश और पाताल में भी ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो आपको सफलता तक पहुंचने से पीछे खींच सके। दोस्तों, अब लेखक हमें बहुत सारे सच्चे उदाहरणों के माध्यम से ये बताते हैं कि किस प्रकार अलग अलग क्षेत्रों में लोगों ने अपने अवचेतन मन का प्रयोग किया, चाहे वो बिजनेस हो, शेयर मार्केट हो या फिर उनका अपना व्यवसाय हो, और सफलता पाई। लेखक ऐसे ही एक उदाहरण का जिक्र करते हैं जिसमें 16 साल का एक लड़का किस प्रकार अपनी असफलता को सफलता में बदलता है। इस बच्चे का नाम टॉड एम था। इस बच्चे ने लेखक को बताया कि मैं हर चीज में फेल हो रहा हूँ और मैं नहीं जानता कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। मुझे लगता है कि मैं पागल हो जाऊंगा और इससे पहले कि मेरे स्कूल वाले मुझे स्कूल से निकालें, मैं खुद ही निकल जाऊंगा। लेखक को पता चला कि लड़के का नजरिया बहुत गड़बड़ था। वो अपनी पढ़ाई में भी ठीक नहीं था और अपने टीचर और दोस्तों के प्रति भी ईर्ष्या भाव रखता था। लेखक ने उसे बताया कि वो किस प्रकार अपने स्कूल में सफल होने के लिए अपने अवचेतन मन का प्रयोग कर सकता है। लेखक ने उसे एक प्रार्थना बताई जिसे वो सोने से ठीक पहले और सुबह जागने के ठीक बाद दोहराने लगा, क्योंकि अवचेतन मन तक विचार पहुंचाने के लिए ये सबसे अच्छे समय होते हैं। उसने यह सकारात्मक प्रार्थना की कि मुझे मालूम है कि मेरा अवचेतन मन मेरी यादों का भंडार है। मैं हर उस चीज को इकट्ठा करता हूँ जो मैंने पढ़ी है और टीचर्स की क्लास में सुना है। मेरी याददाश्त भी बहुत तेज है, बशर्ते मैं इसका इस्तेमाल करूं। मेरा अवचेतन मन मुझे हर वो चीज लगातार बताता है जो मुझे परीक्षा में पढ़ने की जरूरत है, और मैं अपने सभी टीचर और दोस्तों के प्रति प्रेम और सद्भावना रखता हूँ। मैं चाहता हूँ कि वो भी अपने जीवन में सफल हों और उन्हें अच्छी चीजें मिलें। नतीजतन उसके जीवन में चमत्कार हुआ और वो अपना जीवन शांतिपूर्वक बिता रहा है। वो अभी कल्पना करता है कि उसकी टीचर्स उसकी तारीफ कर रहे हैं और उसकी सफलता पर उसे बधाई दे रहे हैं। दोस्तों, अब लेखक हमें बताते हैं कि हम अपने अवचेतन मन का प्रयोग किस प्रकार
खरीदने और बेचने संबंधी कामों में कर सकते हैं। मान लीजिए आप एक अच्छा घर खरीदना चाहते हैं और आपको मनचाहे परिणाम नहीं मिल पा रहे हैं, तो आप इस प्रार्थना का इस्तेमाल कर अपने अवचेतन मन की शक्ति से ऐसा घर पा सकते हैं जिसकी शायद आपने कल्पना भी नहीं की होगी। ये प्रार्थना कुछ इस प्रकार है। मैं जानता हूं कि मेरा अवचेतन मन परम बुद्धिमान है। इसकी शक्ति मुझे एक ऐसा घर बताएगी जो मेरी सारी जरूरतों को पूरा करेगा और मैं उसे खरीद पाऊंगा। मैं जानता हूं कि मेरा अवचेतन मन मेरे आग्रह को स्वीकार करेगा और मैं उस पर पूरी आस्था और विश्वास रखता हूं। दोस्तों, लेखक कहते हैं कि आपको इस प्रार्थना का जवाब किसी भी रूप में मिल सकता है, चाहे वो अखबार का विज्ञापन हो या फिर आपके दोस्त बताएं। इसी तरह एक और प्रार्थना वो चीजें बेचने के लिए भी बताते हैं, जिसे बहुत से लोगों ने अपनाया और सफल भी हुए। दोस्तों, अगर आप यह प्रार्थना जानना चाहते हैं तो कृपया हमें कमेंट करके बताइए, हम इस पर एक वीडियो अलग से बनाएंगे। दोस्तों, 11वें अध्याय का यहीं पर अंत होता है, जिसमें हमने सीखा कि सफलता का अर्थ केवल पैसे कमाने से नहीं है, बल्कि जीवन में शांति, सुख और खुशी से भी है। इसके बाद लेखक हमें सफलता प्राप्त करने के लिए अवचेतन मन के प्रयोग बताते हैं। साथ ही अलग अलग क्षेत्रों में विशेषज्ञता यानी स्पेशलिटी प्राप्त करने में भी ये हमारी सहायता करता है। आइए दोस्तों, अब चलते हैं अध्याय 12 की तरफ, जिसका नाम है वैज्ञानिक अवचेतन मन का प्रयोग कैसे करते हैं में लेखक हमें क्या बताना चाहते हैं। लेखक हमें ऐसे महान वैज्ञानिकों का उदाहरण देते हैं जिन्होंने अपने अवचेतन मन का प्रयोग कर पूरी दुनिया में नाम कमाया। इनमें आइंस्टीन, मार्कोनी और एडिसन जैसे वैज्ञानिक हैं। निकोला टेस्ला को भी अपने अवचेतन मन की शक्ति पर पूरा विश्वास था और उन्होंने इसका इस्तेमाल नए आविष्कार और शोध के लिए किया। इसके लिए वो पहले उस चीज की एक काल्पनिक तस्वीर अपने अवचेतन मन के हवाले कर देते थे, जिसे वे सच होता देखना चाहते थे। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि मेरी मशीन हमेशा मेरी कल्पना के अनुसार ही काम करती है और 20 सालों में इसने हमेशा मेरा साथ दिया है। जोसेफ मर्फी एक ऐसे वैज्ञानिक का उदाहरण देते हैं जिन्होंने अपने अवचेतन मन की शक्ति से अपनी समस्या सुलझाई। इसके बाद एक और उदाहरण देकर बताते हैं कि एक असाधारण डॉक्टर ने डायबिटीज की समस्या का समाधान अपने अवचेतन मन की शक्ति से किया। दोस्तों, उस समय डायबिटीज का कोई इलाज नहीं था और डॉक्टर फ्रेडरिक बेंटिंग डायबिटीज की दवा का आविष्कार करना चाहते थे। उन्होंने बहुत प्रयास किया पर हर बार वे असफल हुए। काफी दिनों तक प्रयास करने के बाद एक दिन उनके अवचेतन मन ने उन्हें यह निर्देश दिया कि वे किस प्रकार डायबिटीज की दवा बना सकते हैं। वे अपने अवचेतन मन के इशारे को समझ गए और इसी से उन्होंने इंसुलिन की खोज कर पाने की प्रेरणा हासिल की, जो आज अनगिनत लोगों के लिए अमृत के समान काम कर रही है। जोसेफ मर्फी कहते हैं कि ध्यान दीजिए, डॉक्टर बेंटिंग काफी समय से इस दवा के बारे में अपने चेतन मन से खोजने की कोशिश कर रहे थे और परिणाम स्वरूप उनके अवचेतन मन ने इस पर काम किया। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि हो सकता है कि हमें कुछ समय तक जवाब ना मिले, लेकिन इससे हमें दुखी नहीं होना है। हमें तो बस अपने अवचेतन मन पर पूरी आस्था रखते हुए रात को सोने से ठीक पहले अपनी समस्या उसके हवाले कर देनी है। कभी भी अपने अवचेतन मन के काम पर संदेह ना करें। अब जोसेफ मर्फी हमें एक बहुत ही साहस भरा उदाहरण देते हैं, जिसमें एक वैज्ञानिक ने अपने अवचेतन मन का इस्तेमाल द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सोवियत कंसंट्रेशन कैंप से भागने में किया था। इस वैज्ञानिक का नाम डॉक्टर लोथार वॉन था। यह वैज्ञानिक अपनी कहानी बताते हुए कहते हैं कि मैं रूस के एक कोयला खदान में बंदी था और मैंने जेल में अपनी चारों तरफ बुरी तरह लोगों को मरते हुए देखा था। पहरेदार बहुत क्रूर थे और सभी अफसर चालाकी से हम पर नजर रखते थे। थोड़े से मेडिकल चेकअप के बाद हर कैदी का
कोयले का एक कोटा निश्चित कर दिया जाता था। वो बताते हैं कि इनका कोटा 300 पाउंड का था। जो कैदी अपना कोटा पूरा नहीं कर पाता था उसकी राशन में कटौती कर दी जाती थी और धीरे धीरे वो मर जाता था। इस वैज्ञानिक ने यहाँ से भागने की सोची और ये जानते थे कि इनका अवचेतन मन कोई न कोई रास्ता जरूर खोज लेगा। सेनाओं ने उनके पूरे परिवार को मिटा दिया था और इनके दोस्तों को भी मार दिया था। इसी समय वैज्ञानिक ने अपने अवचेतन मन से कहा कि मैं लॉस एंजलिस जाना चाहता हूँ और तुम्हें इसका रास्ता खोजना है। वैज्ञानिक बताते हैं कि मुझे लॉस एंजलिस की तस्वीरें याद थी क्योंकि मैं अक्सर उन्हें देखा करता था, इसीलिए मैं उन्हें बार बार याद करने लगा। इसके साथ ही मैं यह भी कल्पना करने लगा कि मैं उन्हीं रास्तों पर अपनी पत्नी से मिल रहा हूँ। ये सारी कल्पनाएं अपने मस्तिष्क में बहुत स्पष्ट और वास्तविक बनाकर मैंने अपने अवचेतन मन तक पहुंचा दी। कैंप में हर दिन एक पहरेदार कैदियों की गिनती करता था। एक दिन एक पहरेदार जब कैदियों की गिनती करने आया तो उसने शुरू किया 1, 2, 3 और वैज्ञानिक का 17वां नंबर आया। लेकिन इसी दौरान पहरेदार को किसी ने बुला लिया और मौका देखकर वैज्ञानिक भाग गया। पहरेदार जब वापस आया तो उसने अगले आदमी से 17वां नंबर गिनना शुरू किया और इस तरह पहरेदार को पता नहीं चल पाया कि एक कैदी गायब है और ना ही वहां के कैदियों को। वैज्ञानिक लगातार 24 घंटे भागता रहा और अंततः एक सुनसान गांव में पहुंचा जहां उसने कुछ मछलियां पकड़कर खाईं। इसके बाद वो एक ट्रेन में बैठ गया जो पोलैंड जा रही थी। यहाँ से कुछ ऐसे इत्तेफाक हुए जिनसे उनके अवचेतन मन में सोची गई सारी कल्पनाएं सच हो गईं और वे लॉस एंजलिस में अपनी पत्नी से मिल पाए, ठीक जैसा उन्होंने सोचा था। ये वैज्ञानिक बताते हैं कि मैं कभी भी अवचेतन मन के चमत्कार पर हैरान होना बंद नहीं कर सकता क्योंकि इसके पास ऐसे तरीके हैं जिसके बारे में हमें कुछ नहीं पता। जोसेफ मर्फी बताते हैं कि पुरातत्ववेत्ता यानी आर्कियोलॉजिस्ट भी अपने अवचेतन मन का प्रयोग खुदाई के दौरान प्राचीन दृश्यों के पुनर्निर्माण में करते हैं, जिससे वहां का मृत अतीत फिर से जीवंत बन जाता है। खुदाई के दौरान मिले अवशेषों और प्राचीन इमारतों के टुकड़ों को देखकर वो उस समय की सभ्यताओं के रहन सहन की कल्पना करते हैं और अपने मस्तिष्क में इसका डेटा तैयार कर पाने में सक्षम हो पाते हैं। दोस्तों, यहीं पर 12वें अध्याय का अंत होता है जिसमें हमने सीखा कि किस प्रकार वैज्ञानिक भी इसका प्रयोग कर चुके हैं और इसके रहस्य को हमारे सामने लाने का प्रयास करते रहे हैं। आइए दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं अगले अध्याय की तरफ जिसका नाम है अध्याय 13, आपका अवचेतन मन और नींद के चमत्कार में लेखक इसके किन नए रहस्यों से पर्दा उठाना चाहते हैं। दोस्तों, लेखक कहते हैं कि हम अपने दिन के 24 घंटे में से 8 घंटे सोने में बिताते हैं और ये जीवन का अनिवार्य नियम है। कई लोग कहते हैं कि वो दिन भर काम करके थक जाते हैं और रात को अपने शरीर को आराम देना चाहते हैं, इसीलिए सोना बहुत जरूरी है। लेकिन ये उनकी गलतफहमी है क्योंकि नींद में भी हमारा शरीर आराम नहीं करता। हमारा दिल, फेफड़े और पाचन क्रिया लगातार काम करते रहते हैं। इसके अतिरिक्त हमारे नाखून और बाल भी बढ़ते रहते हैं। इन्हीं क्रियाओं की तरह हमारा अवचेतन मन भी कभी नहीं सोता या आराम नहीं करता। ये हमेशा एक्टिव रहता है और अपनी सभी शक्तियों को कंट्रोल करता है। नींद में ही हमारा सबकॉन्शियस माइंड यानी अवचेतन मन आराम से अपना काम कर पाता है क्योंकि हमारा कॉन्शियस माइंड सोया रहता है और व्यवधान नहीं डाल पाता। इसीलिए अक्सर हमें कुछ सवालों के जवाब नींद में ही मिलते हैं। दोस्तों, लेखक कहते हैं कि दिन भर हमारा मन बहुत सारी चिंता, विवाद और संघर्ष में उलझ जाता है, लेकिन जब हम नींद में होते हैं तो हम इस प्रकार के सभी शोर शराबे और संघर्ष से दूर हट जाते हैं। इस समय हमारी इंद्रियां भी सो जाती हैं और हमारा अवचेतन मन शक्तिशाली अवस्था में आ जाता है। नींद हमारे जीवन के लिए अति आवश्यक है।
जब हमारी नींद पूरी नहीं होती तो हम तनावग्रस्त और चिड़चिड़ा महसूस करते हैं। इसीलिए प्रत्येक व्यक्ति को न्यूनतम 6 घंटे की नींद जरूरी होती है। किसी भी प्रकार की कटौती नींद में नहीं की जा सकती, नहीं तो व्यक्ति को भविष्य में बहुत बड़ी शारीरिक और मानसिक हानि हो सकती है। इसीलिए लेखक नींद के महत्व को प्रकाशित करते हुए कहते हैं कि जीवन में तरोताजगी और स्फूर्ति लाने के लिए यह अति अनिवार्य है। आखिर हमें नींद की इतनी जरूरत क्यों है? 1964 में 17 साल के एक लड़के ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में लगातार 264 घंटे यानी 11 दिनों तक जागने के लिए अपना नाम दर्ज कराया। हालांकि इससे उसे नुकसान भी हुआ, क्योंकि उसके सोचने की क्षमता में कमी आ गई, उसके शब्दों का उच्चारण खराब हो गया और उसकी याददाश्त में भी कमी आ गई। एक वैज्ञानिक ने प्रयोग कर यह बताया कि हमारा थका हुआ दिमाग नींद के लिए इतना उत्सुक रहता है कि वो इसे पाने के लिए कोई भी बलिदान दे सकता है। यदि आप सोने जाने से पहले प्रार्थना करते हैं तो आपका अवचेतन मन उस पर काम करता है और वह प्रार्थना आपकी रक्षा करती है। अब जोसेफ मर्फी अपने जीवन की एक घटना बताते हैं कि किस प्रकार उन्होंने अपने अवचेतन मन के निर्देशों को सपने में देखा। दरअसल कई साल पहले लेखक को एक ऐसी नौकरी का प्रस्ताव मिला जो बहुत ही अच्छा था, लेकिन लेखक ने इस मामले में अपने अवचेतन मन से मार्गदर्शन लेने के लिए प्रार्थना की। इस संदर्भ में उन्होंने एक प्रार्थना की कि मेरे भीतर मेरे अवचेतन मन की बुद्धिमत्ता सब कुछ जानती है और मेरा मार्गदर्शन करती है। जब मुझे जवाब मिलेगा तो मैं उसे पहचान कर आगे कदम रखूंगा। उन्होंने यह प्रार्थना सोने जाने से ठीक पहले की और रात को सपने में उन्होंने देखा कि उनका एक पुराना दोस्त उनके पास आया जिसके हाथ में एक अखबार था। उसने लेखक से कहा कि इन हेडलाइंस को देखो और वहां मत जाओ। अखबार की हेडलाइंस में हिंसा की खबरें थीं, जो उसी जगह की थीं जहां लेखक को नौकरी मिली थी। इसीलिए लेखक कहते हैं कि हमारा अवचेतन मन सब कुछ जानता है। इस सपने ने मुझे एक खतरे की स्थिति से बचा लिया और मैं समझ गया था कि यह मेरे अवचेतन मन का इशारा था। दोस्तों, लेखक कहते हैं कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड इतना शक्तिशाली है कि इसे हमारा भविष्य भी पता है, क्योंकि हमारा भविष्य हमारी सोच का परिणाम है। यदि हम प्रार्थना करने का फैसला करते हैं तो हम भविष्य में आने वाले खतरों से बच सकते हैं। यह प्रार्थना यदि वैज्ञानिक हो तो आप अपने भविष्य के निर्माता खुद बन सकते हैं। वो कहते हैं कि इंसान जैसा बोता है वैसा ही उसे काटना भी पड़ता है। दोस्तों, अब लेखक ऐसी घटनाओं का जिक्र करते हैं जिनमें लोगों ने अपने नींद में अवचेतन मन की बात सुनी और उनसे चमत्कार हुआ। आपका अवचेतन मन और खुशी। अध्याय की शुरुआत एक तथ्य से होती है जिसमें लेखक हमें बताते हैं कि 19वीं सदी की सबसे महान खोज भौतिक शास्त्र में नहीं थी, बल्कि यह आस्था से प्रेरित अवचेतन मन की शक्ति की थी। हर व्यक्ति में शक्ति का एक ऐसा भंडार है जो कभी खत्म नहीं हो सकता और दुनिया की किसी भी समस्या को परास्त कर सकता है। इस शक्ति का एहसास आपको तब होगा जब आपके जीवन में सच्ची खुशी और वो आत्मविश्वास आएगा जिससे आप किसी भी कमजोरी से उबर सकते हैं। जब आपको यह विश्वास हो जाएगा कि आपका अवचेतन मन दुनिया की बड़ी से बड़ी समस्या सुलझा सकता है और बड़ी से बड़ी बीमारी का इलाज कर सकता है और आपके सपनों को सच कर सकता है, तब आपको एहसास होगा कि आपके पास कितनी चमत्कारी शक्तियां हैं। लेखक कहते हैं कि द बुक ऑफ प्रोवर्ब्स कहती है कि जो ईश्वर में भरोसा करता है वो सुखी रहता है। यहाँ ईश्वर का संदर्भ अपने अवचेतन मन से समझिए। जब आप सबके प्रति सद्भाव, प्रेम और शांति रखते हैं तो आप अपने जीवन में इन्हें परिणाम स्वरूप पाते हैं। आपके पास खुश रहने की पूरी स्वतंत्रता है, इसीलिए इसे चुनिए। आपका अवचेतन मन इसे अपने आप साकार कर देगा। आपको तो केवल इसे सोचना भर है और पूरी आस्था से, पूरे विश्वास से। सुबह उठते ही, अपनी आंखें खोलते ही एक सकारात्मक प्रार्थना करें।
दोस्तों, इस प्रार्थना की भी एक वीडियो हमने हमारे चैनल पर बनाई है, जिसे सुनकर आपका दिन चमत्कारिक रूप से बदल जाएगा और आपके जीवन में खुशियां, शांति और प्रेम दस्तक देंगे। मैं आशा करती हूँ आपको इस बुक की समरी पसंद आई होगी। मैं जल्द ही हाजिर होंगी एक और ऐसी ही नई अमेजिंग किताब के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। अपना ध्यान रखिए और यूं ही मुस्कुराते रहिए।